अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। हेडलाइंस आपने देखी, आपको बताया मशरक़ वस्ता में इसराइल की कार्रवाइयाँ खुद इसराइल के अमेरिका के गले पड़ने लगी। इसराइल के ईरान पर बिला जवाज़ हमले से अक़वाम आलम का ख्वाबीदा ज़मीर भी अंगड़ाइयाँ लेने लगा। इसराइल का एक के बाद एक इस्लामी मुल्क पर हमला खित्ते की ताकतों को भी खटकने लगा। दुनिया भर में हैरान कुन तेज़ी से अपनी साख बनाने वाला चीन भी खामोशी से गुरेज करने लगा। हालिया ईरान इसराइल कशीदगी में खित्ते की बड़ी ताकतें ज़्यादा देर तक खामोश तमाशाई बन भी नहीं सकती। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि हिमालय के चश्मे उबलने लगे, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, और अब शायद चीनी ये गिरा ख्वाबी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसीलिए चीन ने अमेरिका के किरदार पर तबसरा किया है, जो समझ तो सभी रहे हैं मगर बोल कोई नहीं रहा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल डाल रहे हैं। अमरीकी सदर जंग के शोलों को हवा देने में मसरूफ़ हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इसराइल ईरान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। साथ ही साथ फ़रीक़ैन से तनाव को कम करने और खित्ते को मज़ीद इंतशार से बचाने के लिए फ़ौरी इक़दामात करने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए तमाम फरीकों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ये एक बराह रास्त पेशकश है। अमूमी तौर पर चीन से इस तनाज़े में इस भरपूर पेशकश की तवक्को नहीं की जा रही थी। इसकी बड़ी वजह सादा सी वजह यह है कि इस तनाज़े में इसराइल बराह रास्त मुलव्विस है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का आम तासुर यही है कि इसराइल के इक़दामात के पीछे अमरीकी आशीर्वाद है, लिहाजा ये पेशकश अमरीकी अज़ाइम को बराह रास्त रोकने की रोशन दलील के तौर पर सामने आई है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत ही देर पर अमन ला सकती है। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज़ीकार मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि अमेरिका खामोश है, अमेरिका बात कर रहा है इस वक्त, लेकिन हमने चीन को पिछले कुछ दिनों में खामोश देखा था। अब चीन ने भी बिलाखिर खामोशी तोड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अपने बाकायदा नाराज़गी का इजहार कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को बदलते हुए? जी, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपको और आपके को बहुत ज़्यादा सलाम। एक्चुअली जी, चीन जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और चीन जो है कि सिविलाइजेशनल स्टेट है। बहुत आराम से, क्वाइटनेस के साथ, पेशेंस के साथ ये इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करते हैं। तो उन्होंने पहले तो सटल वेज में कहा, लेकिन अभी वो ओपनली जो है वो कंडेम कर रहे हैं इस एग्रेशन को जो इजराइल की तरफ से शुरू हुई। जो सबसे अहम चीज़ है, ये जो एग्रेशन है, ये जो उन्होंने हमला किया बिला जवाब है, जैसे आप फरमा रहे थे, कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। तो चीन ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात बयान की है, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अभी जो उन्होंने एक ट्वीट और एक मैसेज शेयर किया अमेरिकन जो एम्बेसडर है इसराइल की, इजराइल के अंदर जो हैं, कि जी उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और बड़ा सटल वे में। उसका मतलब ये है कि एक दफ़ा हिरोशिमा नागासाकी पे जिस प्रेसिडेंट ने इजाज़त दी थी, अभी आप भी उसी तरह के हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है। तो ये तो कोई बहुत ही अच्छी और बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये वो थ्रेट जो है ईरान के लिए बढ़ाते जा रहे हैं, वेयर एक्चुअली उनको रोकना तो इजराइल को चाहिए कि जिसने बिला जवाब हमला किया। सही। अच्छा, जो सियासी हल्कों में इस वक्त की बहस जोर पकड़ती जा रही है कि अगर खित्ते की ताकतें 7 समंदर पार बैठे ताकतवर मुल्कों के बजाय एक दूसरे पर भरोसा करें तो बेहतरी के कितने इम्कानात हैं? आपको क्या लगता है इस पर? बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुल्क हैं खित्ते के, वो एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिकली तो शायद खड़े हो जाएं, पॉलिटिकली शायद खड़े हो जाएं अगेंस्ट इजराइल, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो किसी मिलिट्री वेंचर में इकट्ठे हो के इजराइल के अगेंस्ट एक मिलिट्री पावर के तौर पे खड़े होंगे, तो मैं ये नहीं देखता हूँ, क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल कंपल्शंस भी हैं, एक्सटर्नल कंपल्शंस भी हैं। उनके रिलेशनशिप जो बायलैटरल हैं सब कंट्रीज के, जो अरब की हैं विद अमेरिका, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनका रिलेशनशिप जो है वो इजराइल के साथ डायरेक्ट है, जैसे इजिप्ट है, जैसे जॉर्डन है। तो वो मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रांगली वो इजराइल के अगेंस्ट जो है वो खड़े नहीं होंगे। ये मेरी असेसमेंट है जी।
صحیح. اچھا مختصراً ہم چاہیں گے کہ ایک بات کے اوپر آپ اور نظر ڈالیں کہ ہم نے کولڈ وار کے زمانے میں دیکھا تھا ایک رشین بلاک اور ایک امریکن بلاک بہت واضح تھا, اور جو ملک رشین بلاک کا حصہ تھے وہاں رشین ٹیکنالوجی بھی آئی جیسے کہ ہم نے اپنے آس پاس کے ملکوں میں دیکھا. تو کیا اگر ہم اس طرح کی صورتحال پر اگر بات کریں کہ چین اور روس اگر ایک بلاک بناتے ہیں اور اپنے آس پاس کے ملک مل کر کوئی ایک ایسا اتحاد جیسا کچھ بنا لیتے ہیں, بے شک ڈھیلا ڈھالا صحیح, لیکن کہیں پھر وہی دو بلاکس والی بات تو نہیں ہو جائے گی؟ کسی حد تک جی کولڈ وار کی جو باقیات کہہ لیں یا جو تھی جیسے پرانے والی, اس کا ریپلیکا ایگزیکٹ تو نہیں ہوگا جو کولڈ وار تھی, سوری جو فرسٹ کولڈ وار تھی. سیکنڈ کولڈ وار ذرا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوگی یا ڈفرینٹ ایوالو ہو رہی ہے. اس میں پاسبلٹی ضرور ہے کہ چائنا اور رشیا کی ایک انڈرسٹینڈنگ آپس میں ضرور ہے, لیکن کیا وہ ایک اسٹرانگ اوپنلی ایک بلاک بنا کے اور امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے, یہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا یہ ڈیسیژن ہونے میں. البتہ یہ ہے کہ امریکہ کے اگینسٹ جب چائنا کھڑا ہوتا ہے تو رشیا اس کو سپورٹ کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, چائنا اور امریکہ کا جو کمپٹیشن ہے اس میں رشیا جو ہے کسی حد تک وہ چائنا کے ساتھ دیتا ہے. تیسری بات یہ جی کہ چائنا نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک کام شروع کیا ہوا ہے جو کہ بہت سکسیسفلی آگے بڑھ رہا ہے, 150 کنٹریز اس کی ممبر ہیں, اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اور رشیا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک کولڈ وار آفنس میں تو ہے, لیکن فرق کیسے ہوگا یہ تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ رشیا جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا تھا, چائنا کو ایک لحاظ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا 1971 میں جو ریپروشما ہوا تھا امریکہ اور چائنا کے درمیان. تو چائنا جو ہے وہ اوپن مارکیٹ اکانومی کے ثمرات کے لیے اس طرف آ گیا تھا ویسٹ کی طرف, تو پارشلی وہ اپنے آئیڈیالوجی کو مینٹین کرتا رہا اور بزنس بھی کرتا رہا. ویئر رشیا جو تھا وہ جو وارسا پیکٹ کنٹریز تھی وہ واقعی ہی لٹرلی آئرن کرٹن کنٹریز بن گئی. تو ان کی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, بہت زیادہ آئسولیٹڈ تھی, ان کی انویسٹمنٹ دنیا میں نہیں تھی, دنیا کی ان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں تھی. اور جو پریزنٹ جو ٹائم ہے اس میں اگر کولڈ وار ہے تو بہت ڈفرینٹ ہے. جیسے میں نے عرض کیا جی کہ چائنا جو ہے 150 کنٹریز کے ساتھ بزنس کر رہا ہے. نمبر 1, چائنا کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں, چائنا کی انویسٹمنٹس جو ہیں بہت ساری دنیا میں ہیں. تو چائنا جو ہے ایک بہت جگہوں پہ پھیلا ہوا ہے اور اس کو آئسولیٹ کرنا ابھی ممکن نہیں ہوگا. یہ کلاسک جو ہے ریپلیکا نہیں ہوگا جو اولڈ کولڈ وار کی. however یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور بہت عرصے سے انہوں نے ایک دوسرے کی کسی قرارداد کو ویٹو نہیں کیا اور ایک دوسرے کو یونائٹڈ نیشن میں بھی سپورٹ کیا, اور باقی جو فورمز ہیں, اکنامک فورمز ہیں یا جو ملٹری جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں, باقی چیزیں, ان میں بھی وہ بہت کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, ایران کے بارے میں آیت اللہ خمینی صاحب کا کہنا تھا کہ عالم اسلام کے قلب میں اسرائیل کا وجود ایک خنجر کی طرح ہے. تو اگر ایران مشرق وسطیٰ میں پیوند اس خنجر کو, اسرائیل کو کند کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس خطے میں جو امریکی مفادات ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ اسرائیل سے ڈرا کے تو اس نے اسلحہ بیچا ہے سب کو, پھر ایران سے ڈرا کے عرب ملکوں کو اسلحہ بیچا ہے. اچھا جی, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, ٹرکی کوشچن بھی ہے یہ آپ کا. پہلی بات یہ ہے کہ جو مشرق وسطی کے قلب میں اسرائیل کا ہونا اور اسرائیل کا ایک یوں کہہ لیں پولیس مین ان دا ریجن ریپرزینٹنگ یونائٹڈ اسٹیٹس اور پروٹیکٹنگ یونائٹڈ اسٹیٹس انٹرسٹ, ابھی تھوڑی سی چیزیں میرے خیال میں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. صرف اسرائیل ہی نہیں ہے, کچھ جو کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کی وہ بھی اسرائیل کے ساتھ شامل ہیں, اور بہت ساری بڑی کنٹریز جو ہیں مڈل ایسٹ کی ان کے امریکہ کے ساتھ انٹرسٹ جو ہے انٹرٹوائن ہو گئے. میوچل انویسٹمنٹ ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ جب وہ ٹرمپ وزٹ پہ آئے تھے کے ایس اے کی اور باقی عرب ملکوں کی, قطر میں گئے, یو اے میں گئے, تو بہت ساری وہ انویسٹمنٹ جو ہے یہاں سے سیکیور کر کے گئے. ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور بہت سارے جو ہیں وہ بلینز آف ڈالر کی سیلز ہیں. تو ابھی جو انٹرسٹ ہیں بہت زیادہ انٹرٹوائن ہو گئے ہیں. تو ابھی اسرائیل جو ہے وہ اگر جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اس کو کند کر دیا جاتا ہے اس چھری کو, میرا خیال مشکل ہوگا. ایک الٹیمیٹلی ایک ٹائم آئے گا کہ شاید یہ خطہ جو ہے وہ میوچلی کمپرومائز کرے گا, کچھ اسرائیل کمپرومائز کرے گا, کچھ یہ لوگ کمپرومائز کریں گے.
पैलेस्टाइन का टोटल ख़त्म करना नामुमकिन है, इसराइल का टोटल ख़त्म करना नामुमकिन है, और जो खित्ते की जितनी कंट्रीज हैं उनको टोटली ख़त्म करना नामुमकिन है। और जो इंटरेस्ट हैं वो सब के आपस में इतने ज़्यादा गहरे और पेचीदा हो चुके हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, मिलिट्री इंटरेस्ट भी हैं खित्ते के मुल्कों के, अमेरिका के साथ, कि अभी इजराइल को सारे मिल के अगर आप कहें कि मिलिटरीली उसके ऊपर कोई हमला कर देंगे तो आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है एक वक्त आएगा कि अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो अभी जंग है इजराइल और ईरान की, ये भी अल्टीमेटली तो हर जंग सीज फायर पे ख़त्म होती है, सीज फायर भी होगा, फिर शायद नेगोशिएशंस भी हों, गिव एंड टेक करके कुछ अल्टीमेटली इस खित्ते में कोई एक ऐसे अरेंजमेंट की ज़रूरत है कि लिव एंड लेट लिव वाली मेरा ख्याल पॉलिसी करनी पड़ेगी, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का है वो है अब्राहम अकॉर्ड्स। हाउएवर ईरान एक चीज करती है, ईरान के ऊपर ईरान का अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम एक बार फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ईरान इसराइल तनाज़ुर जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब चीन ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। चीन के अपने बैनुल बर्र-ए-आज़मी मंसूबे वन बेल्ट वन रोड के लिए इतनी ही अहम ये इस खित्ते के में अमन है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस ने भी सख्त तरीन रियासती मौक़िफ़ दिया है। रूस ने इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया है। रूसी मंदूब का कहना था कि इसराइली हमलों ने जौहरी मुज़ाकरात का माहौल ख़राब किया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इसराइल ईरान तनाज़े के असरात पूरे खत्ते पर मुरतब होंगे। नई पेशरफ से मशरिक़ वस्ता की सुलगती हुई सरजमीन ताकत के तवाज़ुन तहबाला करने लगी है। खत्ते के ममालिक अमरीका के बग़ैर भी अपना मुस्तक़बिल सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। चीन तमाम फ़रीक़ैन के साथ करीबी राबता बरकरार रखने और तनाव को कम करने में अपना किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। उसी के साथ चीन के सदर शी जिनपिंग का भी ये कहना था कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर का दो टोक पैगाम था जो कि उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर अमेरिका ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो वही अंजाम देखेगा जो माजी की ज़वाल पजीर सल्तनतों का हुआ था। ज़ाहिर है कई हज़ार साल पर मुहित चीन की सल्तनतें भी ज़वाल पजीर हुई, ईरान में भी जो सल्तनत थी वो भी ज़वाल पजीर हुई, और इसी तरह से हमने दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतों का देखा कि जो एक बार जो है अपना एहतराम उन्होंने खोया और उसके बाद वो रफ्ता रफ्ता अपनी ताकत भी खोते चले गए। 5,500 से ज़ायद आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरान न सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है बल्कि जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी में भी हैरान कुन तरक्की कर चुका है। ईरानी माहिरीन के तैयार करदा हथियार जिनके तोड़ का दावा ना अमेरिका कर सका और ना ही इसराइल आज दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसी बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरान आज दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए तन्हा मैदान जंग में है, जबकि दीगर मुस्लिम रियासतें सिर्फ बयानात तक महदूद होकर रह गई हैं। ईरान का कहना है कि वो ये जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सच्चे ईमान के साथ लड़ रहा है और आखिरी दम तक लड़ेगा। इसराइल पर जवाबी हमले के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का कहना था कि बदकिस्मती से मुसलमान कुरान से दूर हो चुके हैं, जिसका फायदा सिहूनी कुव्वतों ने उठाया है। आयतुल्लाह खामनाई ने मजीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान खुदा की मदद और अवाम के ईमान के साथ सिहूनी हुकूमत पर फातह हासिल करेगा। ईरानी कौम को यकीन रखना चाहिए कि ये मार्का हम जीतेंगे। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जुल्म, कब्जे और सिहूनी जबर के खिलाफ ये जंग सिर्फ जुग्राफाई नहीं नजरियाती भी है। ईरान के ईमान और मुज़ाहमत की ये लड़ाई क्या मुस्लिम दुनिया को बेदार कर पाएगी? ये सवाल आज हर ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।